आज़ादी पर चल रहे दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे 1943 में अंग्रेजों ने भूख से मारे 30 लाख भारतीय। कुत्ते गिद्ध खा रहे थे लाश। चर्चिल के फैसले से आए बंगाल अकाल की कहानी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1943, पश्चिम बंगाल के पशकुरा थाना का शाहपुर पोटा गांव। एक बुनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक मुहैया नहीं करा पा रहा था। भूख उसके सिर पर ऐसे सवार हो गई कि वो पागलों की तरह भटकने लगा। एक दिन उसकी लाश बंगाल की कांसाई नदी में मिली। उसकी बीवी जब कई दिनों तक अपने 2 बेटों का पेट न भर सकी तो उसने अपने छोटे बेटे को भी कंसाई नदी में बहा दिया। ईस्ट बंगाल के 30 लाख लोग इसी तरह तड़प तड़प कर भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में लाशें पड़ी थी, नदियों में मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही थी। कुत्ते और गिद्ध लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में यह सब कुछ उस समय के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के एक गलत फैसले की वजह से हुआ। दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा पर कब्जे के लिए हमला किया। अगले 5 महीने तक चली जंग के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने दोनों ही जगहों को जीत लिया। इसके बाद जापान की सेना भारत की ओर बढ़ी। जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यह माना जाने लगा कि जापान अब बंगाल पर हमला कर देगा। दूसरे वर्ल्ड वार के समय कलकत्ता अंग्रेजों के वॉर प्लान का अहम सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना के हमले की उम्मीद थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चटगांव और मिदनापुर जैसे तटीय इलाकों में डियानल पॉलिसी लागू कर दी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों की इसी पॉलिसी की वजह से बंगाल में भुखमरी की शुरुआत हुई थी। इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर यहां पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा। बंगाल के उस समय के सीएम फजलुल हक ने अंग्रेज सरकार की इस पॉलिसी की आलोचना की और सबके लिए दाल भात का नारा दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन के हजार सैनिक कलकत्ता पहुंच रहे थे। उनके खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाने की किल्लत न हो, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसी पॉलिसी तैयार की जिससे अनाजों की आपूर्ति सैनिक कैंपों और शहरों की ओर हो गई। इसकी वजह से बंगाल के गांवों में अनाज की कमी पड़ गई। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ उन लोगों तक अनाज पहुंचने दिया जो जंग लड़ने के लिहाज से अहम थे। गांव में भूख से मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। सरकारी गोदामों में अनाज की कमी न हो, इसके लिए पुलिस लोगों के घरों से चावल जब्त करके ले जाने लगी। इस समय चावल का दाम लगभग 8 और 10 गुना तक बढ़ गया। गांव के बाजारों में चावल पूरी तरह से खत्म हो गए। किसानों से जो चावल सरकार और पुलिस नहीं जब्त कर पाई, उसे कारोबारी और काला बाजारी करने वाले बिजनेसमैन ऊंचे दामों में खरीद ले गए। इस तरह बड़ी संख्या में लोगों को बगैर कोई खोज खबर लगे मरने के लिए छोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कलकत्ता की सड़कों, बंगाल के गांवों और खेतों में इंसानी लाशें दिखाई देने लगी। उस समय के हालात इतने बदतर थे कि इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में बंगाल में भूख से मरने वाले लोगों की तुलना नाजी शिविरों और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि बंगाल में औपनिवेशिक काल के दौरान भूख से मर रहे लोगों की हालत करीब 18,000 फुट की ऊंचाई से हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से मरने वालों की जैसी थी। पॉवर्टी एंड फेमिन्स किताब के राइटर और नोबेल अवार्ड विजेता अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे, तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदामों में चावल तो काफी था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने का पैसा था। 16 अक्टूबर 1942 में आए चक्रवात की वजह से मिदनापुर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। समुद्र के किनारे करीब 20 फुट ऊंची लहरें उठ रही थी। बंगाल में 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। इस तूफान की वजह से बंगाल में करीब 40,000 लोगों की मौत हुई। तूफान से किसी तरह बचे लोग अपने घर छोड़ हावड़ा और कलकत्ता जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। चक्रवात की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर और आसपास के इलाके में फसलों की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई।
लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दूसरे हिस्सों में 1941 की तुलना में इस साल चावल की अच्छी पैदावार हुई थी। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में अपनी रिसर्च में पेपर में बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ऐसा अकाल था जो सूखे की वजह से या फसलों के तबाह होने की वजह से नहीं था। यह अकाल इंसानों का लाया हुआ था और अंग्रेज सरकार की गलत पॉलिसियों की देन था। इस साल हाल के सालों की तुलना में बंगाल की मिट्टी में नमी औसत से ज्यादा थी। इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी अनाज की पैदावार करने में सक्षम थी। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल्स सीक्रेट वॉर के मुताबिक 27 जुलाई 1943 को आर्चीबाल्ड वेवेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल के अकाल को ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल बड़ा मुद्दा नहीं मानते, बल्कि इसे लोकल इशू मानते हैं। 4 अगस्त को ब्रिटिश पीएम चर्चिल के लीडरशिप में वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज भेजे जाने का मुद्दा उठा। अधिकारियों ने तत्काल 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की। बैठक में चर्चिल ने कहते हुए भारत में अनाज भेजने से मना कर दिया था कि खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले इंडियंस लोग इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वहीं इसी बैठक में चर्चिल ने यूरोप के बाकी हिस्सों में अनाज भेजने के ऑर्डर दिए थे ताकि जंग के दौरान अंग्रेज सैनिकों के लिए खाने की कमी ना हो। भारत के फील्ड मार्शल रहे आर्चीबाल्ड वेवेल ने बाद में अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल का अकाल औपनिवेशिक काल के दौरान सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। इससे ब्रिटिश सरकार की इमेज को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकी। नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगस्त 1943 में कलकत्ता के मेयर सैयद बदरुल दुजा ने अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखकर जल्द से जल्द अनाज भेजने की अपील की थी। ऐसा माना जाता है कि भारत को इमरजेंसी फूड सप्लाई करने अमेरिकी सरकार के फैसले को विंस्टन चर्चिल ने ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, कनाडा ने जब 1 लाख टन गेहूं मदद के तौर पर भारत भेजना चाहा तो इस पर भी ब्रिटेन की एक कमेटी ने रोक लगा दी। ब्रिटिश सरकार से मदद नहीं मिलने पर जब भारतीय विधानसभा के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास विभाग से खाद्य सहायता मांगने की कोशिश की तो चर्चिल सरकार ने उन्हें इस बात की इजाज़त ही नहीं दी। विंस्टन चर्चिल ज़्यादातर फैसले अपने दोस्त फ्रेडरिक लिंडमैन से सलाह करने के बाद लेते थे। फ्रेडरिक पीएम चर्चिल के इतने ज़्यादा करीब थे कि उन्होंने उसे वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। इतना ही नहीं, फ्रेडरिक ने अलग अलग मुद्दों पर सलाह देते हुए 2000 से ज़्यादा मेमो चर्चिल को लिखे थे। इनमें से एक भारत में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज नहीं भेजने को लेकर भी था। चर्चिल ने भारत के सरकारी गोदामों में जमा अतिरिक्त अनाज को भी श्रीलंका में तैनात अंग्रेज सैनिकों के लिए भेजने का ऑर्डर दिया था। जब ऑस्ट्रेलिया से चलकर गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारियों ने इस जहाज को यहां से सीधे मध्यपुर की तरफ भेज दिया। 1943 में ब्रिटिश पीएम चर्चिल के बयानों और पॉलिसियों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें बंगाल में भूख से मर रहे लोगों की चिंता नहीं थी। वो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बंगाल में मर रहे लाखों लोगों की खबर को दबाने के लिए सेंसरशिप और प्रोपगंडा का सहारा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी भाजपा सरकार ने मणिपुर के साथ किया। पीएम चर्चिल नहीं चाहते थे कि भारत में भूख से मर रहे लोगों की खबर उनके देश के लोगों तक पहुंचे। इसी वजह से उनकी सरकार ने इस अकाल के लिए जिम्मेदार भारत की जमींदारी प्रथा और मानसून को बताना शुरू कर दिया। मार्च 1943 जैसे भाजपा सरकार आज हर पॉलिसी के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानती है। मार्च 1943 से अक्टूबर 1943 तक किसी को भी अकाल पर रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन स्टेट्समैन अखबार के संपादक इयान स्टीफेंस ने कलकत्ता की गलियों और सड़कों पर पड़ी लाशों की तस्वीरें छापकर अकाल की डरावनी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की थी। इसके करीब 6 महीने बाद ब्रिटिश संसद ने यह माना कि बंगाल विनाशकारी तबाही की चपेट में है। अब इसके आगे की स्टोरी अगली वीडियो में। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल नयन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।